एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आप सब के लिए कक्षा 7 के यानी क्लास 7 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के का अध्याय 4 का पार्ट 3 है ये। इससे पहले के पार्ट में हमने जाना था वायुदाब के बारे में और आतपन आदि के बारे में, उस वीडियो में जाना था, उस वीडियो लेक्चर में जाना था। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे पवन के बारे में, यानी कि पवन किसे कहते हैं, पवन कितने प्रकार के होते हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। और भी कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे चक्रवात के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे, यानी कैसे स्टडी करेंगे। तो आइए हम शुरू करें आज का ये अपना वीडियो लेक्चर। और आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और पूरी वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी क्लास। क्या है पवन? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ध्यान दीजिए, पवन किसे कहते हैं? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ जो वायु की गति होती है उसे पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र कहाँ पे बनता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में। और वहाँ से जब विषुवत वृत्त की तरफ वायु की गति होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन को काम करते हुए देख सकते हैं आप। अब काम करते हुए देख सकते हैं, काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है। यहाँ पे ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पवन को आप देख सकते हो, पवन को नहीं देख सकते, लेकिन पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे जो है ना पतली महीन धूल जो होती है और धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। यानी धुआं जब ऊपर जाती है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे पवन के सहारे ही ऊपर जा रहा है धुआं। कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत यानी कि उसके उल्टा चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज़ पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पवन को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक आपकी जानकारी दे देता हूँ। ये देखिए, पवन का नाम उसके आने की दिशा यानी जिधर से वो पवन आती है उस दिशा के आधार पर उस पवन का नाम रखा जाता है। जैसे कि पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवनी या पछुआ पवनी कहते हैं। फिर इसी प्रकार से पूर्व की तरफ से आने वाली पवनी को पूर्वा पवनी कहते हैं। तो इस तरीके से कई तरह के पवनों का नामकरण किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि पवनों को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। देखिए कौन कौन सी है। पहला है अस्थाई पवने, दूसरा है मौसमी पवने और तीसरा है स्थानीय पवने। अस्थाई पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। तो अस्थाई पवने कौन सी होती हैं? जो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवने कहलाती हैं। ये क्यों अस्थाई पवने कहलाती हैं? क्योंकि ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। अब ज़रा देखिए इस चित्र में, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है आपका कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये बीच में भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, जिसको डोल ड्रम भी कहा जाता है। तो कर्क रेखा से पे जो है ना, यानी कि 30 डिग्री पे बनता है उच्च दाब। तो उच्च दाब बनता है, तो ये उच्च दाब से निम्न दाब के तरफ ये जो चलती है इसको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी कहते हैं। उसके बाद जो मकर रेखा से ध्रुव के मतलब विषुवत रेखा की तरफ चलती है, यानी भूमध्य रेखा की तरफ चलती है,
तो उसको दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो ये पवनें जो हैं ये एक ही दिशा में चलती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है अस्थाई पवनें। इन्हें अस्थाई पवनें हम कहते हैं। उसके बाद है मौसमी पवनें, यानी कि ये पवनें क्या होती है, मौसम के अनुसार चलती है, यानी कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, जैसे कि भारत में मानसूनी पवनें हैं। अब जरा देखिए इसमें मौसमी पवनें कहाँ, जो किसी खास क्षेत्र में चलती हैं मौसमी पवनें। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पूरे डायग्राम को समझेंगे। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, जैसे उदाहरण के लिए स्थल समीर और समुद्री समीर। यानी कि स्थल से जो समुद्र के तरफ चलने वाली पवनें होती हैं उसे स्थल समीर कहते हैं, और समुद्र से स्थल की तरफ जो पवनें चलती हैं तो उसे समुद्री समीर कहा जाता है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म और शुष्क स्थानीय पवन जो चलती है उसे हम लू कहते हैं। अब जरा हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र में के आसपास उच्च दाब बनता है, और यहाँ से जब पवनें चलती है विषुवत वृत्त की तरफ तो उसको हम कहते हैं, यहाँ पे अधोध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो उच्च दाब से जो है ना अधोध्रुवीय निम्न दाब तक जो पवनें चलती है उसे ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे हॉर्स अक्षांश उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध यानी 30 डिग्री दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिण तक लगभग उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। और तो ये जाहिर सी बात है, उच्च दाब है तो उच्च दाब से किधर की तरफ चलेगा, निम्न दाब की तरफ। तो निम्न दाब की तरफ जब पवनें चलेंगी तो ये जो इधर की तरफ ये जो चलती है तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ ये पवनें चलती है इस तरीके से। तो इस तरीके से चलती है पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। तो पश्चिम से इस तरीके से ऐसे चलती है, तो इसलिए इन्हें सनातन पछुआ पवनें कहते हैं, सनातन पछुआ पवन कहते हैं। उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे जब हॉर्स अक्षांश पे उपोष्ण उच्च दाब का कटिबंध मतलब क्षेत्र बना तो भूमध्य रेखा पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोल ड्रम भी कहते हैं। तो यहाँ से ये क्या होता है कि ये इस क्षेत्र से पवनें जो है ना इधर की तरफ बहती है, जिसे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये पूरब के तरफ से पश्चिम की तरफ बहती है इस तरीके से। तो इन्हें हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। इसी तरीके से 30 डिग्री उत्तर 35 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर के बीच में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र बनता है, जिसे हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। तो ये भी हॉर्स अक्षांश है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ पवनें चलेंगी, ये भी पूरब से पश्चिम की तरफ इस तरीके से चलती है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ उच्च दाब क्षेत्र है और यहाँ पे ये अधोध्रुवीय का मतलब होता है ध्रुव से पहले निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो निम्न दाब का क्षेत्र जब बनता है तो यहाँ से ये इस तरफ ऐसे चलती है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ पवनें चलती हैं। तो इसलिए इन्हें सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। उसके बाद जब निम्न दाब क्षेत्र है और यहाँ पे ये उच्च दाब क्षेत्र है तो अब पवनें इस तरफ चलेंगी, तो इसको ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहा जाता है। ध्रुव से पूर्व से पश्चिम की तरफ जो चलने वाली पवनें हैं उसे ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहा जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है चक्रवात प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर ओडिशा मतलब जिसको पहले उड़ीसा कहा जाता था,
ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, यानी कि 17-18 अक्टूबर को तो 5 जिलों में चक्रवात आया, लेकिन 29 अक्टूबर 1999 को, यानी कि लगभग 11 दिन के बाद एक महाचक्रवात मतलब बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी चक्रवात आया। अब यहाँ आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर चक्रवात होता क्या है। तो देखिए, जब पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय जो प्रोत्कर्ष होता है, यानी कि उसका जो उत्कर्ष होता है, वो एक साथ जब चलने लगती है तो उससे चक्रवात उत्पन्न होता है। और यही हुआ था 1999 में। क्या हुआ था कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से ज़्यादा समय तक चलती रही थी। और इससे हुआ क्या कि इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को तो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों, अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही, और इस वर्षा के कारण क्या हुआ, ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और इससे भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण जो खड़ी धान की फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, जैसा कि आप इस चित्र में देख भी सकते हैं। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट, पोर्ट ब्लेयर आप लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार, थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। अवदाब अब होता क्या है? अवदाब मतलब होता है पानी और हवा के दोनों के प्रेशर से जो उत्पन्न हुआ चक्रवात, वह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा और बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूर्वी तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तेजी होने से, प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता यानी कि नमकीनपन के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र क्या हो गया, अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान, बांस के बगान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित, जो पारादीप और कोणार्क जहाँ पे सूर्य मंदिर है, उसके बीच में मैंग्रोव का जंगल था, मैंग्रोव वन था, वो पूरी तरीके से लुप्त हो गया। अब है आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वह जल वाष्प बन जाता है। यानी कि जब जल क्या होता है, पृथ्वी पे से या फिर तालाब इत्यादि या नदियों से वाष्पित होता है तो ये क्या बनाता है, जल वाष्प बन जाता है। और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं, यानी कि ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो उसकी जल वाष्प धारण की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। असहज मतलब
अच्छा फील नहीं कर पाते। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब ये जलवाष्प है एक ऊंचाई तक गया, उसके बाद क्या हुआ कि ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा और ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा। और परिवर्तित हो जाने के जब जल की ये बूंदे बहुत परिवर्तित होने के कारण क्या होता है कि ये बादल का रूप धारण कर लेता है। और जब जल की ये बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं तो ये वायु में तैर नहीं पाती हैं, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। और आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज भी अपने पीछे क्या करता है, सफ़ेद जहन एक पट्टी सी छोड़ता है। तो इनके इंजनों से निकली जो नमी होती है वो क्या होती है, संघनित यानी कि जम जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला ही वर्षण जो है ना, वर्षा कहलाता है। वर्षा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल यानी कि पृथ्वी के अंदर का जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, यानी पहाड़ी के किनारी से पेड़ों काटे जाते हैं, तो वर्षा जल अनावृत यानी कि बिना आवरण वाले पेड़ों से नीचे बहता है। जहाँ पे पेड़ नहीं है तो वहाँ से नीचे पानी बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। जो अलग अलग क्रियाविधि के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं संवहनीय वर्षा, दूसरे को पर्वतीय वर्षा और तीसरी चक्रवाती वर्षा, यानी कि चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये संवहनीय वर्षा का उदाहरण है। गर्म वायु ऊपर गया और संवहनीय पवनों के कारण ये क्या होता है कि पर्वतों से जन संवहनीय पवनों के कारण ये वर्षा करवाती है। और जो पर्वतीय वर्षा होती है वो किस प्रकार होती है, ज़रा इसको समझिए कि क्या होता है कि आर्द्र वायु ऊपर की तरफ जाती है और बादल का रूप धारण करती है, और जैसे ही पवन जब चलती है तो पवन जन इससे टकरा के और फिर बादल में टकराती है, जिससे वर्षा होती है। इस तरह के वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। और चक्रवात के कारण होने वाली जो वर्षा है उसे हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा, पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। अब देखिए कि क्या आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हिम सहिम वृष्टि या ओला कहलाता है। तो इस तरीके से हमने आज इस अध्याय को समाप्त किया। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे अध्याय 5 के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ, थैंक यू।